हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और साथ ही प्रयास करता है कि आपके टेस्ट हो, एग्जाम हो, हर एक चीज़ की फटाफट आपको बढ़िया से प्रिपरेशन करा दे। उसी प्रिपरेशन के लिए आज हम आए हैं आपके लिए। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं तो आपको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जानने हैं कि किस चैप्टर से कितने कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज भी हम लेकर आए हैं क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव की बुक का अंतरा भाग 2 के गद्य खंड का अध्याय संख्या है 4 संवदिया। तो संवदिया पार्ट से हम देखेंगे लास्ट 10 ईयर्स के, यानी कि 2022 से लेकर 2013 तक, इन 10 ईयर्स में इस चैप्टर से कैसे और कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यानी कि हम क्या करने जा रहे हैं, सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस लेकर आई हूं मैं आज। चलिए शुरू करें इस चैप्टर को हम। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है वो प्रश्न उत्तर है। इस पाठ के जो लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और भाषा शैली हमसे पूछी गई है। क्या है देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन और रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली की 2 प्रमुख विशेषताएं सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो 3 चीजें हमसे पूछी गई हैं, उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनकी भाषा शैली। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2013 में। इनका जन्म यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म हुआ है 1921 में और उनकी मृत्यु हुई है 1977 में। तो देखिए क्या है, चलिए इनका जीवन परिचय शुरू करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक गांव में वर्ष 1921 में हुआ। रेणु ने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। रेणु राजनीति में भी सक्रिय रहे। वे प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे। तो देखिए, अब जिस समय इनका जन्म हुआ तो तब से जो है स्वतंत्रता आंदोलन बहुत ही तीव्र स्थिति में था। तो जाहिर सी बात है, अब ये युवा थे तो उससे प्रभावित होना ज़रूरी, बुरा लाजमी सी बात है कि भाई जो एक माहौल है उससे तो हम प्रभावित होंगे ही होंगे। तो ये इन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया। रेणु राजनीति में भी सक्रिय रहे। वे प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे। यानी कि प्रगतिशील विचारधारा ये होती है कि हमें डेवलपमेंट करना है, किसी एक जगह हमें ठहरना नहीं, आगे हमें बढ़ते रहना है। रेणु की रचनाओं में स्वतंत्रता के बाद लगातार बदलते सामाजिक परिदृश्य में ग्रामीण जीवन, संस्कृति, सामाजिक संरचना, संवेदना तथा संघर्ष की चेतना की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत की गई है। अब देखिए, ये जिस समय के कवि लेखक रहे, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन भी देखा और फिर देश आज़ाद होते देखा और उसके बाद उन्होंने देश की स्थिति को भी देखा। तो इन सभी को उन्होंने कंपेयर करते हुए सारी ही चीज़ों को बहुत ही अच्छे से उभार कर हमारे सामने रखा है। आंचलिक जीवन की मार्मिकता के साथ सामने रखने में रेणु अद्वितीय हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का निधन वर्ष 1977 में हुआ। तो जो आंचलिक क्षेत्र है, उनका आंचलिक क्षेत्र कहाँ, जो उन्होंने बिहार क्षेत्र में लिया, तो उस क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को, वहाँ की समस्याओं को निकालकर सामने उजागर किया है। अब आते हैं उनकी रचनात्मक गतिविधियाँ, यानी कि उन्होंने जो उनकी रचनाएं करी हैं उससे संबंध में। देखिए क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु ने आंचलिक उपन्यास विधा को नया आयाम दिया। इनके उपन्यासों में मैला आंचल तथा परतीत परिकथा उल्लेखनीय है। मैला आंचल रेणु की रचनात्मक गतिविधि का सार है। इस रचना में आंचलिकता को नवीन परिभाषा दी है। इसमें ग्रामीण जीवन में प्रवेश करती आधुनिकता तथा उससे उपजी समस्याओं की पड़ताल की गई है। फिर दूसरा है, रेणु की कहानियां मानवीय संवेदना को पूरी संवेदनशीलता एवं मार्मिकता भाव बोध के साथ सामने रखती है। मतलब उनकी जो कहानियां अगर हम पढ़ेंगे तो जो एक लाइफ होती है, जैसे हम लोग की एक नॉर्मल लाइफ है, तो उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट हम कर पाते हैं, क्योंकि वो हमारी भावनाओं से संबंधित ही रहती है। उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है। रेणु की प्रसिद्ध कहानियों में लाल पान की बेगम, पंचलाइट, जुलूस इत्यादि प्रमुख है। तो ये रही उनकी रचनात्मक गतिविधियां, जिसमें उन्होंने बहुत से उपन्यास, कहानियां भी लिखी हैं। अब उनकी भाषा शैली की विशेषता, यानी कि जब उन्होंने ये सारी रचनाएं करी तो किस तरह की भाषा, कैसे शब्दों, इन सब का वो इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं।
रेणु की कहानियां आंचलिक शब्दों के प्रयोग के कारण लोक जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। भाषा में संवेदनशीलता, संप्रेषणीयता तथा भावों की प्रधानता है। अब क्या है देखिए, संवेदनाएं हैं, दूसरा उसमें संप्रेक्षण है, यानी कि आप उसमें जो है सीक्वेंस वाइज चीज़ों को देखेंगे, कनेक्टेड रहेंगी सारी चीज़ें एक सभी से, और जो फीलिंग्स हैं वो सारी चीज़ें रहती हैं। लेखक की भाषा अंतर्मन को स्पर्श करती है। रेणु जीवन ने अपनी कहानियों में ग्रामीण वातावरण को प्रस्तुत किया है, यानी कि वो गाँवों की भाषा, गाँव का जो जीवन है उसको ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए ठेठ ग्रामीण शब्दों को प्रयुक्त किया है। अंचल विशेष की बोली वाणी के साथ मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग कर रेणु रचना में स्थान विशेष के जीवन तथा वातावरण का निर्माण करने में सफल रहते हैं। तो जहां वो आंचलिक क्षेत्र या ग्रामीण भाषा के जो ठेठ शब्द हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, तो वो मुहावरे और लोकोक्तियों का भी खुलकर इस्तेमाल करते हैं। इनकी रचनाओं में आंचलिकता की अवधारणा को कथा साहित्य के स्थान देने के लिए लोकगीत, लोक संस्कृति, लोक भाषा के साथ अंचल को नायकत्व प्रदान करने से शिल्प में नई विशेषता उभरकर सामने आती है। तो अब क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा सजीव और हमसे रिलेटेड बनाने के लिए वो जिस भी क्षेत्र से संबंधित जो है वो कहानियाँ लिखते हैं, तो उसके लोकगीत, लोक भाषाओं को भी लेते हैं, जिससे हम अपने आप को उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएं। अब हम आ जाते हैं गद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पे। अब देखिए, गद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न हमसे सन 2021 और 22 के में ही पूछे गए हैं, क्योंकि 21 में जो फर्स्ट टर्म हुआ था हमारा, उसमें ये प्रश्न आया था। तो सबसे पहले गद्यांश और इस पे आधारित 6 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनको हम करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं 21-22 में है, ठीक है। तो देखिए क्या है, पहले गद्यांश पढ़ेंगे। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को पीढ़ी और आंख के इशारे से कुछ देर चुपचाप बैठने को कहा। बड़ी हवेली अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है। जहां दिन रात नौकर नौकरानियां और जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी, वहां आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ में सूपा में अनाज लेकर फटक रही है। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की 9 परिवार पालती थी। कहाँ गए वे दिन, हरगोविंद ने लंबी सांस ली। तो अब जब बड़ी बहुरिया आई थी नई नई ब्याह के, तब इस हवेली की क्या कंडीशन थी, और आज जो है इस बड़ी हवेली में सिर्फ बड़ी बहुरिया बची हैं और उनकी कंडीशन जो है बहुत ही बेकार है। तो हाथ में मेहंदी लगाने का काम ही 9 जो करती थी, और उससे उसका पूरा परिवार पल जाया करता था, अर्थात उसको इतना अनाज और पैसे मिल जाया करते थे उस एक छोटे से काम के लिए कि उसका पूरा परिवार पलता था। और आज क्या है, उन्हीं हाथों में सूप है और वो अनाज खुद फटकार रही हैं। तो कंडीशन पहले क्या थी और अब क्या थी, ये चीज़ हमें हरगोविंद ने इसमें बताई है। अब पहला प्रश्न है, हरगोविंद ने लंबी सांस क्यों ली? अपने को सामान्य करने के लिए, सोच से बाहर आने के लिए, अफसोस व्यक्त करने के लिए, यादों की वेदना से निकलने के लिए। तो उन्होंने लंबी सांस ली थी, वो यादों की वेदना से निकलना चाहते थे, क्योंकि पहले क्या था और अब क्या था, इसकी वेदना उनको सहन नहीं हो रही थी, इसलिए लंबी सांस ली और उससे बाहर आकर वो वास्तविकता में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथों में मेहंदी लगाकर परिवार पालने से किस प्रकार का अर्थ ध्वनित होता है? इससे क्या अर्थ पता चलता है? बड़ी बहुरिया के शौक का, बड़ी बहुरिया की समृद्धि का, बड़ी हवेली की समृद्धि का, बड़ी हवेली की कमजोरी का। तो ये हमें पता चलता है वो है बड़ी हवेली की समृद्धि का, यानी कि एक समय ऐसा था कि यहाँ पर बहुत कुछ था, समृद्धि थी ये वाली, धन दौलत अनाज सभी कुछ यहाँ पर भरा पड़ा था। बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को बैठने के लिए पीढ़ी क्यों दी होगी? क्यों उन्होंने पीढ़ी दी कि बैठ जाओ? अपनी संस्कृति के कारण बैठने के लिए, हरगोविंद से काम होने के कारण, कुछ देर रुकने के लिए। अब उन्होंने पीढ़ी क्यों दी थी कि भाई कुछ देर रुक जाओ, क्योंकि उस समय जो है वहाँ दूसरी औरत जो थी वो उनसे काफ़ी ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई पीढ़ी दो, अभी इसको जाने में टाइम लगेगा, तुम पीढ़ी लो, बैठो, अभी कुछ देर रुको, फिर हम तुमसे बात करते हैं। बड़ी हवेली अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है का आश्रय हो सकता है, इसका क्या मतलब है? अब नाम ही रह गया था, अब बड़ी हवेली नहीं रह गई थी, अब वह शान नहीं रही, ये अब वह संपन्नता नहीं रही। तो बड़ी हवेली नाम की ही बड़ी हवेली रह गई, इसका आश्रय ये है कि अब बड़ी हवेली नहीं रही, यानी कि अब वो बड़ी नहीं रही, मतलब अब उसमें वो सारी चीज़ें पहली जैसी नहीं रही थी। नेक्स्ट है, बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को आंखों के इशारे से थोड़ी देर चुप बैठने के लिए क्यों कहा?
महत्वपूर्ण बात होने के कारण, हिम्मत जुटाने के लिए, संवाद की गंभीरता के कारण, किसी अन्य के होने के कारण। तो उन्होंने थोड़ी देर चुप बैठने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वहाँ पर जो संवाद वो करना चाहते थे वो बहुत गंभीर था, इसलिए उसको थोड़ा सा, ये नहीं कि भाई खड़े खड़े हम समझा दें हो जाए। तो उन्होंने थोड़ी देर चुप बैठने के लिए से कहा कि भाई ये संवाद जो हम तुमसे करना चाह रहे हैं वो बहुत गंभीर है, और यही बात हरगोविंद भी समझ गया था। नेक्स्ट है, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार सूपा शब्द का अर्थ होता है, सूपा एक अनाज फटकारने के लिए जो होता है उसको, तो क्या है, अनाज फटकारने एक का जो छाछ होता है, एकदम गोल सा बना होता है, इतना बड़ा सा होता है, ऐसे करके आगे इस रहता है, उसको तो अनाज फटकारा जाता है, उसको सूपा बोलते हैं। अब हम आते हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न पर, यानी कि इस पूरे पाठ से और भी प्रश्न पूछे गए हैं जो लघु उत्तरीय हैं, उनको हम ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न हैं जो अलग अलग सालों में हमसे पूछे गए हैं। क्या है देखिए, गांव की मान्यता के अनुसार संवदिया किसे कहा जाता है, उसके स्वभाव की 2 विशेषताएं लिखिए। तो अब ये हमें बताना संवदिया किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं। तो ये प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2019 में। दूसरा आइए, जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी भुरैया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प किया, उसके संकल्प में उसके चरित्र की कौन सी विशेषता उद्घाटित होती है, ये हमें बताना है। ये प्रश्न हमसे 2017 और 16 में पूछा गया। तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन जो है वो सिमिलर है, वो है विशेषताएं, और दूसरा जो हर संवेदिया किसे कहते हैं ये चीज, और बड़ी भौरों के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प किया था, ये सारी चीजें। तो देखिए क्या है, जलालगढ़ पहुंचकर हरगोविंद ने बड़ी भौरिया के पैर पकड़कर माफी मांगी तथा यह भी बताया कि वह उसका संवाद उसके प्रियजनों अर्थात परिवार वालों को नहीं पहुंचा सका। साथ ही संवदिया हरगोविंद ने उसके सामने यह संकल्प लिया कि अब वह बड़ी बहुरिया को मायके नहीं जाने देगा, वह खाली नहीं बैठेगा, पूरी मेहनत और दिल से उनकी सेवा करेगा, वह उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देगा और उनकी देखभाल करेगा। हरगोविंद के इस संकल्प से उसके संवेदनशील, भावुक और करुणा से भरे होने का पता चलता है। वह बड़ी बहुरिया को दुखी नहीं देखना चाहता, कोई बड़ी बहुरिया का अपमान करे यह देख वह व्यथित होता है। हरगोविंद के संकल्प में उसके कर्मठ होने की विशेषता ही निहित है, कि मतलब लोग समझते हैं ना कि जो संवदिया होता है वो निठल्ला व्यक्ति होता है, काम नहीं करना चाहता, आलसी होता है, लेकिन यहाँ उसके संकल्प से ये सारी चीज़ें पता चलती हैं कि वो एक कर्मठ व्यक्ति है। वो जानता है कि भाई बड़ी बहुरिया के जाने से हमारी बेइज्जती होगी और वो यहाँ इतनी तकलीफ में है, तो हमें उनका साथ देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवदिया से क्या तात्पर्य है, उसके प्रति गांव वालों के मन में क्या अवधारणाएं होती हैं। ये प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2014 और 13 में। दूसरा प्रश्न है, संवदिया की क्या विशेषताएं और गांव वालों के मन में संवदिया की क्या अवधारणा है। ये प्रश्न 2014 और 11 में पूछा गया है। देखिए क्या, संवदिया बहुत भावुक व संवेदनशील है, वह ईमानदार व समझदार है तथा बिना मजदूरी लिए गांव-गांव संदेश पहुंचाता है। वह जिस भाव एवं स्वर में संदेश सुनाता है उसी भाव व स्वर से में संदेश देता है। कई बार संवदिया को संदेश पहुंचाने के लिए लंबी लंबी यात्राओं पर भी जाना पड़ता है, परंतु गांव के लोगों की संवदिया के विषय में धारणा है यह है कि वह निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी होता है। उसकी कोई घर गृहस्थी नहीं होती, वह मजबूरी में ही संवाद सुनाता है। मतलब जिसको कोई काम ना मिले तो भैया वो संवदिया बन जाओ और उसका घर बार चल जाएगा, ये सोच होती है गांव वालों की। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। देखिए क्या है, संवदिया के बारे में कहा जाता है कि वह संवाद को ज्यों का त्यों सुनाता है, फिर भी हरगोविंद बड़ी बहुरिया गीता का संवाद नहीं सुना पाया, कारण स्पष्ट कीजिए। क्यों नहीं सुना पाया ये आपको बताना है। ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है। फिर है, हरगोविंद द्वारा बड़ी बहुरिया का संवाद न सुना पाने के पीछे निहित कारणों पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न हमसे 2016 में पूछा गया है। संवदिया की क्या विशेषताएं हैं, वह बड़ी बहुरिया का संवाद क्यों नहीं सुना सका। ये प्रश्न 2015 और 14 में पूछा गया है। तो देखिए एक ही चीज पूछी जा रही है मगर थोड़ी थोड़ी घुमा फिरा कर। मेन यही चीज है कि आखिर वो उनके संवाद को उनके घर तक क्यों नहीं पहुंचा पाया, क्यों नहीं सुना पाया। हरगोविंद बड़ी बहुरिया का संदेश सुनाना चाहता था, किंतु चाह कर भी वह सुना नहीं पाया, क्योंकि उसे लग रहा था कि यदि उसने संवाद बड़ी बहुरिया की मां से कह दिया तो बड़ी बहुरिया गांव छोड़कर अपने घर लौट जाएगी। बड़ी बहुरिया का गांव छोड़ना उसे गांव से लक्ष्मी के पलायन जैसा लगा। साथ ही उसे लगा कि इससे गांव की इज्जत चली जाएगी। ऐसे में गांव के नाम पर लोग थूकेंगे।
कैसा गांव है कि जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है। तो उसको ये लगा कि बेइज्जती होगी, लोग क्या क्या कहेंगे, और वो बड़ी बहुरिया को एक लक्ष्मी मात्र देवी मानता था। तो वो चली जाएंगी तो लक्ष्मी हमसे रूठ जाएंगी, गांव पे आपदा आ सकती, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। इसीलिए उसने ये संवाद उसकी माँ को नहीं सुनाया और वो ऐसे चला आया। ठीक है। वह यह सोच रहा था कि वह किस मुंह से कहेगा कि बड़ी बहुरिया साग बथुआ खाकर अपना गुजारा कर रही हैं तथा उनका जीवन दुख, पीड़ा एवं यातना से भरा हुआ है, इसीलिए आप बड़ी बहुरिया को अपने पास बुला लें। इसके अतिरिक्त हरगोविंद की भावुकता और संवेदनशीलता का चरमोत्कर्ष उस पर हावी था, जिस कारण वह बड़ी बहुरिया का संवाद नहीं सुना पाया। तो जो संवाद था उसमें यही था कि भाई हम खा पी नहीं पा रहे, हमको यहाँ से ले जाओ, नहीं तो हम मर जाएंगे। तो अब ये कंडीशन तो एकदम वर्स्ट कंडीशन होती है। तो कोई अगर ऐसा कुछ लिखे अपने घर वालों को कि भैया मुझे अपने घर में नहीं मिल रहा है, तो ये तो उस घर वालों के लिए बहुत ही दुखी और शर्म की बात होती है। और हरगोविंद उनके गांव से ही था, इसलिए वो घर वालों की ही हैसियत में आ रहा था। तो इसीलिए उसने जो है ये संवाद नहीं सुनाया। क्यों? क्योंकि ये वो संवेदनशीलता थी कि नहीं, अब हम आगे चल के उनका भरण पोषण कर लेंगे। अब आ गए प्रश्न संख्या 4 पर। ये है हमारा, देखिए, बड़ी बहुरिया का संदेश देने में हरगोविंद ने क्या क्या शारीरिक और मानसिक कष्ट सहे और क्यों? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2015 में। तो जब वो संवाद लेकर गया तो उसको भाई मानसिक कष्ट भी था, क्योंकि संवाद ही ऐसा था। शारीरिक कष्ट यानी कि उसको जो है काफ़ी पैदल वैदल चलना पड़ा था, वो सारी चीज़ें। तो हमें ये दोनों चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। तो देखिए क्या है, बड़ी बहुरिया का संदेश देने में हरगोविंद ने निम्नलिखित शारीरिक और मानसिक कष्ट सहे। पहला है, स्टेशन पर पहुंचते ही हरगोविंद का मन भारी हो गया था। एक ओर वह बड़ी बहू के दुख से दुखी था, वहीं दूसरी ओर उसे अपने गांव की इज्जत की भी चिंता थी। यदि वह बड़ी बहू के संदेश को उनके परिवार वालों को सुनाता तो वह अपने गांव वापस चली जाती और हरगोविंद के गांव की बदनामी होगी। इस प्रकार वह मानसिक उलझन में फंसा था। तो ये उसके मानसिक कष्ट थे, जो अंदर द्वंद्व चल रहा था, उसको यहाँ पर हमने बताया। ये मानसिक कष्ट था। अब आ जाते हैं शारीरिक कष्ट पे। कटिहार स्टेशन से जलालगढ़ तक वह 18 कोस पैदल चलकर आया, जिस कारण वह शारीरिक रूप से इतना अधिक थक चुका था कि अर्ध चेतना अवस्था यानी कि बेहोशी में पहुंच गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह किस जगह पहुंच गया है। अतः हरगोविंद को कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट सहने पड़े। यह सब उसने अपने गांव की बड़ी बहू के लिए किया, क्योंकि वह उनका बहुत आदर करता था। तो अब क्या था भाई, जब संवदिया जाता है तो घर वाले उसके आने जाने का खर्चा देते हैं, जो संदेश पहुंचा रहा है, लेकिन उसने कोई भी पैसा नहीं लिया। बड़ी बहुरिया तो दे रही थी, लेकिन उसने मना कर दिया था। और उसके मायके, बड़ी बहुरिया के मायके से चलते समय भी उसने कुछ नहीं लिया, वहाँ इवन खाना भी ठीक से नहीं खाया था। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी कि जब पैसा नहीं है तो भाई तुमको कोई कन्विंस नहीं मिलेगा कि तुम अपने गांव तक पहुंच सको। इससे उसको पैदल चलना पड़ा, क्योंकि उसके पैसे ख़त्म हो गए थे। और यही कारण बना कि उसको बहुत कष्ट हुआ और वो एकदम बेहोशी की हालत में जलालगढ़ पहुंचा था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। यहाँ पे भी देखिए 2 प्रश्न पूछे गए हैं, दोनों अलग अलग हैं, थोड़ा घुमा फिरा कर पूछे गए हैं और लगभग एक ही चीज़ है और अलग अलग सालों में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, संवदिया कहानी में रेणु ने मानवीय संवेदना की गहरी पहचान प्रस्तुत की है। इस कथन का सोधारण विवेचन कीजिए। ये प्रश्न हमसे 2014 में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु ने बड़ी बहुरिया की पीड़ा को, उसके भीतर के हाहाकार को संवदिया के माध्यम से अपनी पूरी सहानुभूति प्रदान की है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2013 में। तो यहाँ पर रेणु जी ने, फणीश्वर नाथ रेणु जी ने जो संवेदनाएं प्रकट करी हैं, उन्हें हमें उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करना है। तो देखिए क्या है, संवदिया कहानी में फणीश्वर नाथ रेणु ने मानवीय संवेदनाओं की गहरी तथा अत्यंत प्रभावी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है। इस कहानी में लेखक ने असहाय, सहनशील, मन की कोमल भावनाओं, उसके दुख, दर्द, करुणा, व्यथा और यातना को अत्यंत हृदय स्पर्शी ढंग से व्यक्त किया है, जिसे पढ़कर पाठक का हृदय भी भावुक हो जाता है। मतलब पाठक बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, क्योंकि हमने जब पढ़ा तो हमने भी देखा कि भाई इतनी शान शौकत से जीने वाली लेडी की क्या कंडीशन है कि आज उसके पास खाने के लिए नहीं है। तो हमें भी थोड़ा सा भावुकता आई थी। तो वही चीज़ है कि कहानी में इतनी ज़्यादा उन्होंने इतने बढ़िया शब्दों से व्यक्त करा है कि हम भावुक हो जाते हैं।
हरगोविंद तथा बड़ी बहू आदि पात्रों के माध्यम से लेखक ने अपने प्रदेश के दुखी और बेसहारा पात्रों के दुख वेदना को अपनी पूरी सहानुभूति के साथ अभिव्यक्त किया है। साथ ही लेखक ने परिवार के बंटवारे और समाप्त होते हुए मानवीय संबंधों का चित्रण भी किया है। कहानी में लोक कथा के शब्दों का भी सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर उन्होंने हमको क्या क्या बताया कि किस तरीके से जो उनके क्षेत्र में हो रहा था उसे उन्होंने एक कहानी में व्यक्त किया कि लोगों के पास भुखमरी है, खाने के लिए चीज़ें नहीं है, जो पहले समृद्ध हुआ करते थे आज उनकी कंडीशन क्या है, ये उन्होंने हरगोविंद संवदिया और बड़ी बहू के माध्यम से व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6। संवदिया कहानी में हरगोविंद बड़ी हवेली में पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में खो जाता है और क्यों? जब वो बड़ी हवेली पहुंचता है तो उसकी ड्योढ़ी चलने से पहले ही जो चीजें थी वो पुराने अतीत में वो खोता हुआ अंदर प्रवेश करता है। और क्यों? क्योंकि भाई अब जो कंडीशन थी और पहले जो कंडीशन थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी, इसी वजह से वो क्या कहते हैं सारी स्मृतियों में पहुंचा था। तो ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2018 में। तो देखिए क्या है, बड़ी हवेली की वर्तमान स्थिति को देखकर हरगोविंद को पुराने दिनों की वैभवपूर्ण स्मृतियों की याद आने लगी। हरगोविंद बड़ी बहुरिया के बुलावे पर बड़ी हवेली गया। बड़ी हवेली की टूटी डेहड़ी पार कर अंदर जाते ही उसे वहां का दरिद्रता से भरा वातावरण देखा। यानी कि जो पहले पहुंचा था इतनी भीड़ भाड़ होती थी, नौकर नौकरानी होते थे, चहल पहल मची रहती थी, लेकिन आज सन्नाटा था। खाली एक औरत जो चिल्ला रही थी बड़ी बहुरिया पे, उसकी आवाज़ आ रही थी। वो वैभव, वो संपन्नशाली आभा, वो सभी कुछ कहीं नहीं था। एक समय था जब हवेली में नौकर चाकर और जन मजदूरों का तांता लगा रहता था। बड़ी बहुरिया के हाथों में मेहंदी लगाने वाली नाइन का पूरा परिवार उसी से पलता था। किंतु बड़े भाई की मृत्यु के बाद 3 छोटे भाइयों द्वारा बड़ी बहुरिया के साथ किए गए अशोभनीय व्यवहार तथा जमीन जायदाद के बंटवारे, सभी शहर में जाकर बस जाने इत्यादि अतीत में की स्मृतियों में बड़ी हवेली पहुंचकर हरगोविंद खो गया। अब वह वैभवपूर्ण हवेली के स्थान पर नाम मात्र की हवेली रह गई थी। मतलब अब उसमें उतनी संपन्नता नहीं बची थी, इसीलिए वो पुरानी यादों को याद कर रहा था। प्रश्न संख्या 7 है, बड़ी बहुरिया संवदिया से क्या संदेश भिजवाना चाहती थी? संवाद कहते हुए उनकी आंखें क्यों छलछला पड़ी? ये प्रश्न हमसे 2013 में पहुंचा। तो अब वो क्या संवेद पहुंचाना चाह रही थी संदेश, कि वो संदेश ये था कि अब उनके पास खाने के लिए नहीं है, वो भाभी आप लोगों की नौकरानी बन के रहेगी, बच्चों की जूठन खा लेगी, मुझे यहाँ से लेकर जाओ, अगर लेकर नहीं जाओगे तो मैं जो है किसी पोखर यानी तालाब में जो है डूबकर मर जाऊंगी। अब उनकी आंखें क्यों छलछला पड़ी? क्योंकि वो अब वो जो संवाद लिख रही थी वो अपने इस घर में जहाँ पर वो ब्याह कर आई थी बहुत खुश थी, आज वो इस संवाद के माध्यम से अपने घर की दुर्दशा अपने मायके तक पहुंचा रही थी। ये उनके अंदर तकलीफ थी, इसीलिए उनकी आंखें छलछला रही थी। तो देखिए क्या है, बड़ी बहुरिया संवेदिया से ये कहती है कि माँ से कहना मैं भाई भाभी की नौकरी ही करके पेट पाल लूँगी, उनके बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूँगी, लेकिन यहाँ अब और नहीं रह सकूँगी। और कहना यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाओगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखर में डूब मरूंगी, बथुआ साग खाकर अब कब तक जीऊं। तो ये चीज़ उन्होंने संवाद था जो उन्होंने बोला। अब इसको कहने के पीछे का कारण क्या था? संवाद कहते समय बड़ी बहुरिया की आंखें इसलिए छलछला आईं क्योंकि अब उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उसके साथ रहने वाला कोई नहीं था। पैसों के अभाव में वह केवल बथुए का साग खाकर ही अपना गुजारा कर रही थी। पहले जिस हवेली में कर्ज लेने वाले लोग आते थे, आज वहां दिया हुआ कर्ज मांगने के लिए लोग आ रहे थे कि भाई वो जो औरत इतना चिल्ला रही थी वो अपने पैसे मांगने आई थी। अब उसके पास देने को कुछ नहीं था, इस प्रकार उसे वहां आर्थिक और भावनात्मक सहारा देने वाला कोई नहीं बचा था। पूरी हवेली में वो अकेली थी। भाई पति मर गया, बच्चे थे नहीं, तीनों भाई जो है शहर जाकर बस गए, तो उसको अब कौन भाई, ना उसको कोई वहाँ पर और था, वो अकेली थी, ना ही वो आर्थिक रूप से पैसे थे उसके पास कि वो खाती पीती। जहाँ पहले उसका जीवन वैभवपूर्ण था, किसी चीज़ का अभाव नहीं था, परंतु अब इस विषम परिस्थितियों को देखते हुए बड़ी बहुरिया को ऐसा लगता था कि विधाता ने सारे दुख उसी पर डाल दिए हैं। यही स्मृतियां उसे व्याकुल कर रही थी और इसी कारण उसकी आंखें छलछला आई। मतलब एक समय था
कि इतनी संपन्नता थी और आज क्या स्थिति थी कि आज उसके पास खाने के लिए खाना भी नहीं था। इसी कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए थे उस संवाद को कहते हुए। और इस प्रश्न के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। तो यहाँ बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, घुमा फिरा कर पूछे गए हैं और लगभग हर साल पूछे गए हैं। तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा, क्योंकि 100% श्योर है कि इस चैप्टर से प्रश्न आएंगे ज़रूर। ठीक है ना। तो मैंने बता दिया 10 सालों में क्या पूछे गए, अब प्रिपरेशन आपको करनी है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।